तो 18 दिन के बाद का नतीजा है कि महाराष्ट्र के करोड़ों वोटर्स ने 21 अक्टूबर को जो वोट दिया था वो बेकार हो गए। 288 एमएलए चुनकर भी महाराष्ट्र के पास अब तक इंतखाब हुई हुकूमत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी को अलग थलग ही नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र की चेयर रेस पर सदर जमहूरिया का फुल स्टॉप। लोकतंत्र ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। महाराष्ट्र में इक्तदार हथियाने का अधर्मी दाव फेल। हमने इसका डिस्कशन शुरू नहीं किया, चलिए हमने पहली बार बात होगी और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है। अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। बेमेल सियासी प्यार में महाराष्ट्र के वोट बेकार। पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। महाराष्ट्र में सदराज के कितने मुजरिम? सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगे। जनादेश से मजाक माफ नहीं करेगा महाराष्ट्र। तीन की तिकड़म में महाराष्ट्र से मजाक। चौबे जी चले थे 26 जी बनने, दूबे जी बन के लौटे। इस वक्त महाराष्ट्र के लेटेस्ट दूबे जी हैं शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे। माया मिली न राम, बिगड़ गए सारे काम। बेटे को सीएम बनाने का ख्वाब धरा का धरा रह गया, खुद का करियर भी बिगाड़ लिया। अपने सीएम की धुन में उद्धव ने बीजेपी से दोस्ती तोड़ ली। पवार और कांग्रेस की प्यार में पड़े, लेकिन खुद ही शिकार हो गए। 18 दिन की उठापटक के बाद गवर्नर बीएस कोश्यारी ने आखिर फैसला लिया। महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए सदराज नाफिज। महाराष्ट्र में कोई पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं है। इंतखाबात के नतीजों को आए 15 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में अब सदराज लगाना ही बेहतर मुतबादिल है। गवर्नर के सिफारिश करते ही मरकज ने तजवीज भेजी और जैसे ही सदर जमहूरिया ने उसे मंजूरी दी, महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के लिए सदराज नाफिज हो गया। हमने पिटीशन फाइल की है, उसका नंबर हमको मिला हुआ है। जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं और प्रोसीजरल एस्पेक्ट कंप्लीट होते ही इसको हम रिक्वेस्ट करेंगे लिस्ट किया जाए। सियासत भी जोड़ तोड़ की अनलिमिटेड सहूलियत नहीं देती। सदराज लगते ही मानो तोते उड़ गए। शिवसेना ने फौरन गवर्नर पर ठीकरा फोड़कर ऐलान कर दिया कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से पलटवा कर रहेगी। उद्धव ने गवर्नर को घेरा, फिर ये भी कहा कि सरकार तो वो ही बनाकर रहेगी। अंधेरे में मैं उनके साथ गया था, तो बीजेपी ने मेरे साथ आने का या जो युति थी वो ऑप्शन उन्होंने खत्म हुआ होगा तो उन्होंने खत्म किया है। जो बात उस वक्त तय हुई थी अमल करो, यही मेरी मांग थी। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है और खास कर भिन्न विचारधारा के पक्ष एक साथ आकर कुछ सरकार चलाना चाहते हैं तो कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी होती है, आवश्यक होता है। शिवसेना ने 2 अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट से फौरन सुनवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने भी ट्रैक बदलते हुए गवर्नर और मरकज को निशाने पर लिया। दोनों पार्टियों ने इसे आईन से भद्दा मजाक करार दिया। हमने इसका डिस्कशन शुरू नहीं किया, चलिए हमने पहली बार बात होगी और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है। लोकतंत्र ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है,
मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान के मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की। दरअसल कांग्रेस एनसीपी के कंधे पर चढ़कर शिवसेना का सीएम बनने का उद्धव ठाकरे का सपना कांग्रेस ने ही तोड़ा है। उद्धव ठाकरे दिन भर इंतजार करते रहे और कांग्रेस उन्हें झुलाती रही। शरद पवार ना तो खुद हिमायत पर फैसला ले पाए, न दिन भर की मीटिंग के बाद कांग्रेस से हिमायत की चिट्ठी लिखवा पाए। पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। न खुदा मिला न विसाले सनम। अपनी सरकार अपना सीएम के चक्कर में 30 बरस पुरानी दोस्ती भी तोड़ी। मरकज से एक वजीर हटा लिया और अब आगे के ठिकाने नहीं। सीएम से साबिक सीएम हुए देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र में बीजेपी के चांस बाकी। महाराष्ट्र की आवाम ने महायुक्ति को मैंडेट दिया था। सरकार ना बन पाने से सदराज लगना बदकिस्मती है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही महाराष्ट्र को स्टेबल सरकार मिलेगी। लेकिन बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि उसने हार नहीं मानी है। नारायण राणे ने दावा किया है कि बीजेपी जल्दी ही 145 का मैजिक नंबर पेश करेगी। शिवसेना ने अपनी जीत के कारण इसको तोड़ा है और हम तो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास था कि महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। बाकी हो गया। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। हालांकि जो भी पार्टी जिस दिन गवर्नर के सामने अक्सरियत की गिनती साबित कर देती है तो आसार पूरे हैं कि सदराज 6 महीने लंबा ना खिंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस वाकई शिवसेना को हिमायत दे पाएगी? अगर देती भी है तो कौन कौन सी शर्तें शिवसेना से मनवाएगी और उन शर्तों को मानने के बाद शिवसेना की सूरत क्या होगी और सीरत क्या होगी? मुंबई से अंकुर त्यागी और एहसन अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी के पास अक्सरियत का अददोशुमार नहीं होने की वजह से गवर्नर की सिफारिश पर सदराज नाफिज कर दिया गया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी सियासी उठापटक के साथ ही रियासत में सदराज नाफिज कर दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मरकज की तजवीज को मंजूरी दे दी है। गवर्नर ने मरकज को भेजी रिपोर्ट में कहा था कि नतीजे सामने आने के 15 दिन के बाद भी कोई भी पार्टी सरकार बनाने की हालत में नहीं है। ऐसे में सदराज लगाने से बेहतर मुतबादिल दूसरा नहीं है। महाराष्ट्र में सदराज लगाने को एनसीपी और कांग्रेस ने डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना बताया। लोकतंत्र, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान के मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने पर कहा कि सभी पॉइंट्स पर तस्वीर साफ होने के बाद ही हम इस पर आगे बात करेंगे। सब कुछ साफ होने के बाद शिवसेना को हिमायत देने पर बात की जाएगी। वहीं बीजेपी लीडर नारायण राणे ने कहा कि एनसीपी कांग्रेस मिलकर शिवसेना को बेवकूफ बना रही है। बीजेपी सरकार बनाने पर राणे ने कहा कि हम सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने सदराज लगाने को शिवसेना के लिए 6 महीने का वक्त मिलना बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब बीजेपी अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टियों के साथ इत्तेहाद बना सकती है तो फिर शिवसेना क्यों नहीं? हिंदुत्व का जो मुद्दा है, तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे, मैं जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पक्ष कैसे एक साथ आए थे, इकट्ठा आए थे, मैं जानना चाहता हूं। चंद्रा बाबू जी है, रामविलास जी है, अन्य सारे राज्य में जो भिन्न विचारधारा के पक्ष और भारतीय जनता पक्ष का गठबंधन हुआ था, मैं वो भी जानकारी ले लूंगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में तीनों बड़ी पार्टियां सरकार नहीं बना पाई हैं, जिस वजह से सदराज लगाया गया है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए कम से कम 145 अरकान असेंबली की हिमायत की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो सकती है। महाराष्ट्र के सियासी बहरान को लेकर समाअत आज हो सकती है। शिवसेना ने अर्जी दायर की है और हिमायत जुटाने के लिए कम वक्त मिलने पर गवर्नर के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी है। सीधे तौर पर कल शिवसेना सदर, या यूं कहें कि शिवसेना
सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पहुंची थी और सीधे तौर पर यह कहा था कि गवर्नर ने उन्हें पूरा वक्त नहीं दिया, लिहाजा उसकी मुखालफत करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट से अब आस लगाए बैठे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए। सुमित कुमार, शिवसेना कल पहुंची थी सास में कि गवर्नर ने जो फैसला लिया जल्दबाजी में, उसको लेकर उन्होंने चैलेंज किया था, क्या कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, आज शिवसेना की ओर से जो है उनकी जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के वकील को कहा था कि आप 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई को लेकर जो मेंशनिंग की जो प्रक्रिया होती है 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे में 10:30 बजे के करीब जो है शिवसेना के वकील जो हैं वो अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आज शिवसेना की याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होती है तो सबसे अहम बात शिवसेना की ओर से ये रखी जाएगी कि 3 दिनों का जो मौका शिवसेना की ओर से मांगा गया था कि दोनों पार्टियों यानी कि शरद पवार की पार्टी जो के अलावा जो इस कांग्रेस के साथ जो है वो सरकार तो सुमित कुमार से हमारा राब्ता टूट गया है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे जो एक प्रोविज़न है, एक जो प्रोसीजर है उसके लिए कहा गया था और शिवसेना चाहती है कि जिस तरह से वक्त दिया जाना चाहिए था उसको वो माकूल वक्त नहीं दिया गया और जल्दबाजी में सीधे तौर पर ये फैसला लिया गया और सदर राज जो है वापस नाफिज करने की मांग सदर जमहूरिया से की गई थी। और कल से ही महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज हो चुका है और 6 महीने के लिए ये नाफिज होगा। हालांकि अगर इस बीच कोई भी सियासी पार्टी इत्तेहाद करके अक्सरियत अपनी साबित कर देती है तो सरकार बनाने का जो रास्ता है वो सीधे तौर पर साफ हो जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि जैसे ही सदर राज नाफिज किया गया उसके बाद लग रहा था कि महाराष्ट्र की जो सियासत में उठापटक चल रही है शायद कुछ देर के लिए वहां पर एक स्थिरता आ जाएगी, शांति थोड़ी देर के लिए हो जाएगी। लेकिन हमने देखा इसके उलट वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जो है वो शुरू हो गया। एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद खुद शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर से सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित कुमार, एक लंबे वक्त से आप सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, क्या कभी तारीख में, इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस तरह से सदर राज नाफिज किया गया हो और सरकार के इस फैसले को या गवर्नर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हो? जी बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के फैसले को पलट दिया था, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में दखल दे सकता है। तो सुमित कुमार हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इस तरह से इस फैसले को पलटा भी जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है और वो दलीलों से पूरी तरह से मुतमईन होता है तो इसका फैसले को, जो सदर राज लगाया गया है, इसको पलटा भी जा सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि आज इस मामले पर समाप्त हो सकती है। उसके बाद चीजें जो हैं धीरे धीरे कर ही सही साफ होती नजर आएंगी। तो शिवसेना ने कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था गवर्नर के फैसले के खिलाफ। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से लगातार आलूदगी का लेवल काफी बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर वाले आज भी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। तमाम इलाकों में AQI 700 के करीब पहुंचा है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 पर है, जबकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 पर है। वाराणसी की भी हवा जहरीली होती जा रही है। आज सुबह 6 बजे AQI 250 के पार था और अभी 181 AQI है। लगातार आलूदगी का लेवल बरकरार रहने और उसमें कमी नहीं आने पर यह सेहत के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत सांस के मरीजों को हो रही है। जिनके फेफड़े सही हैं उनके लिए भी इस दम घोटू हवा में सांस लेना बीमारियों को दावत देने जैसा है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि सुबह की सैर बंद कर दी जाए, कमरे की खिड़कियों को बंद रखा जाए और अगर आप किसी भी गैर मामूली खांसी, सीने में तकलीफ, घबराहट, सांस लेने में कठिनाई या थकान का तजुर्बा करते हैं तो सीधे तौर पर डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए।
और जी मीडिया की रिपोर्टर निवृत्ति मोहन की आलूदगी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली और एनसीआर की धुंधली तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो दिल्ली एनसीआर में क्रिटिकल कैटेगरी में पहुंच गए हैं। चारों तरफ का नजारा बिल्कुल धुआं है, धुंधला है। एक हद के बाद 100 मीटर, 150 मीटर या 200 मीटर के बाद आपको चीजें बहुत धुंधली नजर आएंगी। साफ कुछ भी नजर नहीं आएगा, चाहे ये ट्रैफिक हो या फिर पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, कुछ भी, कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं है जो साफ नजर आएगी। दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल्स एक बार फिर से सिवियर कैटेगरी में पहुंच गए हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर गुरुग्राम हो, सभी जगह हालात यही हैं। ये नोएडा का नज़ारा था। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे डीएनडी की तरफ तो आपको दिखेगा कि उस तरफ भी नज़ारा ऐसा ही है। अगर हम ये सफ़र ऐप के ज़रिए आपको दिखाना चाहें तो इस ऐप के ज़रिए आप दिल्ली का ओवरऑल AQI अगर हम देखें तो ओवरऑल AQI सिवियर कैटेगरी में देखिए आप 467 सिवियर कैटेगरी में चला गया है। वहीं अगर पूसा रोड का देखेंगे तो पूसा रोड का AQI 447 ये भी सिवियर कैटेगरी में है। इसी तरीके से अगर एयरपोर्ट का देखें तो एयरपोर्ट का जो लेवल है वो भी सिवियर कैटेगरी में है, 477 AQI है। गुरुग्राम की तरफ अगर बढ़ें तो गुरुग्राम का AQI क्रिटिकल कैटेगरी में है, 500 पार कर चुका है। AQI क्रिटिकल कैटेगरी में है, बहुत ही खराब स्थिति है। और अगर नोएडा का आपको दिखाएं AQI तो नोएडा का AQI भी 500 पार करके 572 क्रिटिकल कैटेगरी में है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप एक स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है और उसे भी पूरी की पूरी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। घरों से बाहर जो सेंसिटिव और छोटे छोटे बच्चे हैं, सेंसिटिव लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसी हालात में हवा की अगर स्थिति ऐसी है तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आउटडोर एक्सर्शन बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और साथ ही जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी ये जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया। और दिल्ली में लागू ऑड इवन स्कीम के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जुमे को सुनवाई होगी। अर्जी में ऑड इवन स्कीम को बुनियादी हुकूक का खिलाफ वर्जी बताया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ऑड इवन स्कीम को चैलेंज देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जुमे को समाअत करेगा। अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि ऑड इवन स्कीम मनमानी और कानूनी फराहमी के खिलाफ है। साथ ही सियासी और वोट बैंक के हथकंडे के अलावा ऑड इवन स्कीम कुछ भी नहीं है। अर्जी नोएडा के एक वकील ने दायर की है। अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि इस स्कीम के बारे में दिल्ली सरकार की 1 नवंबर की नोटिफिकेशन से बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी होती है। अर्जी में कहा गया है कि ऑड इवन स्कीम दिल्ली और पड़ोसी रियासतों के बाशिंदों के लिए बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी रियासतों से रोजाना हजारों लोग नौकरी और कारोबार के सिलसिले में अपनी गाड़ियों से दिल्ली आते हैं और लौटते हैं। ऐसे हालात में ऑड इवन स्कीम से आइन के आर्टिकल 19(1)G के कानून के खिलाफ वर्जी होती है। अर्जी में इल्जाम लगाया गया है कि इस स्कीम से लोगों के अपने कारोबार करने और बगैर किसी बंदिश के मुल्क में कहीं भी जाने के बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी होती है। स्कीम के बारे में दी गई दलीलों पर सवाल उठाते हुए अर्जी में ये भी कहा गया है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समेत 3 सोर्सेज के आदतोशुमार ने तस्दीक की है कि पहले भी नाफिज की गई इस ऑड इवन स्कीम से दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल में कोई कमी नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश की फाइनेंस बिल 2017 को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। फाइनेंस बिल 2017 की आईनी मौजूनियत को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच आज फैसला सुना सकती है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश की अर्जी पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने फाइनेंस एक्ट 2017 की आईनी मौजूनियत को चुनौती देने वाली अर्जी पर समाअत पूरी करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। मरकज ने फाइनेंस बिल 2017 के मनी बिल के तौर पर ऑथेंटिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में कानून सम्मत ठहराते हुए कहा था
केस के प्रोविजन में ट्रिब्यूनल्स के मेंबरान को अदा किए जाने वाली तनख्वाह और अलाउंसेस हिंदुस्तान की एक्यूमुलेटेड फंड से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी अरकान असेंबली की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। जस्टिस एनवी रमना की क़यादत वाली 3 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। दरअसल अर्जी में कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर के नाअहल करार दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को सभी फरीकों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। वहीं बागी अरकान असेंबली की तरफ से कहा गया था कि साबिक स्पीकर ने बिना जांच किए ही उन्हें नाअहल करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर आज फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में 5 जजों की आईनी बेंच दोपहर 2 बजे फैसला सुनाने वाली है। फैसला सुनाए जाने का नोटिस मंगल दोपहर के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया गया था। आईनी बेंच ने 4 अप्रैल को समाअत पूरी करने के बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने दिल्ली हाई कोर्ट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि सीजीआई दफ्तर को आरटीआई के दायरे में लाने से अदालत की आजादी को नुकसान पहुंचेगा। और गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व के मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल अहले वतन को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि गुरु नानक ने पूरी इंसानियत को सही रास्ता दिखाया और हमेशा गरीबों की मदद करने और सच के रास्ते पर चलना सिखाया। यानी कल जो आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। साथ ही दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने दिल्ली के सिख अकीदतमंदों को खुशखबरी भी दी है और कहा है कि दिल्ली के जो भी बुजुर्ग गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाना चाहेंगे उनको दिल्ली सरकार मुफ्त में यात्रा कराएगी। तीर्थ यात्रा का फायदा उठाने के लिए अकीदतमंदों को दिल्ली हुकूमत की तीर्थ यात्रा विकास समिति दिल्ली वेब पोर्टल पर दरख्वास्त देनी होगी, जिसके बाद अकीदतमंदों को मुफ्त में करतारपुर का सफर कराया जाएगा। अपनी सहूलत के लिए बुजुर्ग अकीदतमंदों को किसी को साथ ले जाने की भी इजाजत होगी। आज देव जी महाराज ने पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब लोगों को उन्होंने किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया, किसी जात के बीच में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा सच के रास्ते पे चलना सिखाया और हमेशा गरीबों की सेवा करने का उन्होंने हम लोगों को सीख दी है। हमें कोशिश करनी है कि उनके बताए हुए रास्ते पे ज़्यादा से ज़्यादा चलने की कोशिश करें। ब्राजील में आज शुरू हो रहे ब्रिक्स चोटी इजलास में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। फिर पाकिस्तान के रोल को बेपर्दा करने की पुख्ता तैयारी में भी पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स इजलास में हिस्सा लेने के लिए आज ब्राजील पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज और कल ब्रिक्स इजलास के कई प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग और ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल लीडर के तौर पर पीएम मोदी एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली दुनिया के सामने रखेंगे और दहशतगर्दी की पनाहगाह यानी पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। दहशतगर्दी की नर्सरी पाकिस्तान को अलग थलग करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में हादसों में जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को फरिश्ता नाम दिया गया है, जिसके लिए दिल्ली हुकूमत ने फरिश्ते दिल्ली के स्कीम की शुरुआत की है। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाली रीता सिंह कुछ दिन पहले ही एक खतरनाक सड़क हादसे का शिकार हुई थी। आज भी उनकी आंखों में उस हादसे को लेकर खौफ देखा जा सकता है।
रीना अपनी स्कूटी से लक्ष्मी नगर की रेड लाइट क्रॉस कर रही थी कि तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रीता वहीं रोड पर गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। बेहोशी की हालत में उन्हें पास के एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से उन्हें मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं पर उन्हें और उनके कुनबे को दिल्ली सरकार की फरिश्ते दिल्ली के स्कीम के बारे में पता चला। इस स्कीम की वजह से रीता का अस्पताल में पूरी तरह से फ्री इलाज हुआ। रोड पे ही पड़ी रहती 6-7-8 घंटा, यू नेवर नो कि क्या हो सकता था मेरे साथ, बट उन्होंने टेक केयर किया और इवनिंग तक 5-6 बजे तक मुझे लगता है वो डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने। चोट लगने के बाद रीता बेहोश हो गई थी। आज रीता मानती हैं कि अगर उन्हें एक वक्त रहते अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो शायद हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। रीता का मानना है कि दिल्ली सरकार की स्कीम की वजह से ही आज उनकी जान बची है। रीता को खुद भी इस स्कीम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अस्पताल पहुंचकर ही उन्हें इस स्कीम के बारे में पता चला। मैक्स जैसे प्राइवेट अस्पताल में भी उनसे इलाज के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया गया। अच्छा ये लगा कि गवर्नमेंट भी एक कॉमन पीपल के लिए सोच रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने में ये स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत दिल्ली में होने वाले किसी भी सड़क हादसे में जख्मी मरीज के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। वो इलाज चाहे सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट अस्पताल में। सड़क पर पड़े जख्मी इंसान को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को दिल्ली सरकार की तरफ से 2000 रुपए का इनाम भी मिलता है और एजाज भी दिया जाता है। अब तक इस स्कीम की वजह से 3000 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अभी तक ऐसे ही होता था कि लोग बाग घायल आदमी को लेकर ही नहीं जाते थे वहाँ तक, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ये पहल की है, इस तरह की लोगों को आश्वासन दिया है कि उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये बहुत अच्छी पहल है। दिल्ली में हर साल करीब 8000 हादसे होते हैं। अक्सर लोग कानूनी कार्रवाई के डर से हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाने से हिचकते हैं या फिर खर्च के डर से सरकारी अस्पताल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसी में कई बार इतनी देर हो जाती है कि मरीज की जान तक चली जाती है। माहिरीन के मुताबिक हादसे के बाद का 1 घंटा सबसे ज्यादा अहम होता है और इस दौरान इलाज मिल जाए तो जान बचने के 80% इम्कान होते हैं। कोई अस्पताल ऐसे मरीज को लेने से मना ना करे, इसके लिए भी खास अहकामात जारी किए गए हैं। इलाज देने से मना करने पर उस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।